नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं कारखाना अधिनियम 1948 के तहत सेफ्टी यानी कि सुरक्षात्मक उपायों के जो उपबंध किए गए हैं इस एक्ट में उसके बारे में। और यह इस सीरीज़ का हमारा 8वां वीडियो है। जो वीडियो है ये लॉ एस्पिरेंट्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें तो जो 3 साल या फिर 5 साल के लॉ प्रोग्राम यानी कि लॉ से संबंधित जो कोर्सेज होते हैं उनमें इस एक्ट के बारे में दिया होता है। सो जो हमें पढ़ना रहता है और जनरली फर्स्ट सेम में ही इसका उल्लेख होता है। तो चलिए इसी एक्ट के तहत हम इसकी बात कर रहे हैं। लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ के अंतर्गत ये आता है और जो वीडियो है ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, लेकिन हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जो है अंत तक देखें, अपने कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस एक्ट की बिना टाइम वेस्ट करें। तो यह जो एक्ट है जिसको हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के नाम से जानते हैं, इसमें 11 अध्याय है जिसमें निम्न प्रकार से जो है सेक्शंस यानी कि धाराएं दी हुई है। और हम बैक टू बैक अपनी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और सुरक्षात्मक उपायों की हम बात कर रहे हैं। और सुरक्षात्मक उपायों में भी हमारा ये जो है पार्ट 2 है, क्योंकि हमने आर्टिकल 21 से 30 तक जो है बात कर ली थी। और अब हम सेक्शन 31 से 41 तक के प्रावधानों की बात करेंगे। तो धारा 31 से हम 41 के बारे में हमारे इस आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है, ठीक है, 21 से 30 तक। और आज हम सेक्शन यानी कि धारा 31 से 41 के उपबंधों की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं धारा 31 पर। धारा 31 में दे रखा है प्रेशर प्लांट यानी कि दबाव संयंत्र। तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या कहा गया है कि यदि किसी कारखाने के किसी यंत्र या प्लांट में जिसका कि अभिनिर्माण प्रक्रिया में प्रयोग होता है वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव से चलाया जाता है तो उसको लेकर सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए, ठीक है। और राज्य सरकार इसके लिए नियम बना सकती है। मतलब अगर वायुमंडलीय दाब जनरली जो होता है तो उसके 78 HgMM होता है। तो अगर इसके ऊपर चलाया जा रहा है तो यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर इससे ऊपर है तो उसके सुरक्षात्मक उपाय हो, क्योंकि इससे अगर ऐसा ध्यान नहीं दिया जाएगा तो विस्फोट की स्थिति बन जाती है और यंत्र चलना बंद हो सकता है। तो राज्य सरकार इसके लिए नियम बना सकती है, सबसे जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, और सुरक्षात्मक उपायों के लिए उपबंध कर सकती है। 1976 में संशोधन के माध्यम से ये कहा गया कि राज्य सरकार विहित शर्तों में छूट भी दे सकती है, लेकिन वो जो है कन्फर्म होने के बाद कि हाँ वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर चलाया जाता है तो सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ही वो कुछ जो है छूट दे सकता है। तो ये धारा 31 है। धारा 32 में दे रखा है फर्श सीढ़ियां तक पहुंचने के अन्य साधन, ठीक है। फर्श सीढ़ियों तक पहुंचने के अन्य साधन कि अगर कोई कारखाना है और उसमें फर्श है, सीढ़ियां हैं, या कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहुंचने के कुछ साधन है, टाइल्स वगैरह लगी रहती है, तो उसे जो है अवरोधक युक्त होना चाहिए और इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उस पर फिसलन ना हो, गिरे ना, ठीक है, एकदम से, और वो जो है असुरक्षात्मक ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। अगर जैसे कि सीढ़ी है तो उसमें रेलिंग लगाया जाए। इस प्रकार से तमाम चीज़ों का जो है यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो है मामूली सी एक चूक से भी दुर्घटना ना हो। तो इस बात का इसमें प्रावधान किया गया है। प्रत्येक ऐसे स्थान तक पहुंचने के लिए जहां किसी समय व्यक्ति के कार्य करने की अपेक्षा की जाती है समुचित ढंग से निरापद साधन उपबंधित किए एवं रखे जाएंगे। 2 मीटर दूर से न गिरने देने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। तो ये है धारा 33 में आगे बढ़ते तो यहाँ पर बात की गई गड्ढे, नबदान, फर्श में छेद इत्यादि। अर्थात अगर कहीं पे कुछ कारखाना ऐसा है या उसमें ऐसी अभिनिर्माण प्रक्रिया में जरूरत होती है कि गड्ढे है, नबदान या फर्श में छेद है, तो उसको कवर करने का या उसको भी प्रोटेक्ट करने का जो है जिम्मा है कारखाने के प्रबंधक के ऊपर रहता है। और इस बात को लेकर उसको इंश्योर होना चाहिए और राज्य सरकार इसके लिए भी नियम बना सकती है। यहाँ पर हमें एक वाद की चर्चा करनी जरूरी है। चारूजीत एवं अन्य वर्सेस बनाम क्षेत्रीय निदेशक में विनिश्चित किया गया है कि धारा 33 में
उपबंध में, जिसमें कारखाने में स्थित किसी टैंक को ढकने को अनिवार्य बताया गया है, उस टैंक के संबंध में भी लागू नहीं होंगे अगर वो टैंक जमीन की सतह से ऊपर उठा हुआ है और आसपास बाउंड्री करी हुई है, दीवार करी हुई है, तो जरूरी नहीं उसे ढका जाए। ठीक है, अगर मतलब वो जो एक चलने वाला लेवल है, काम करने वाला जमीन का लेवल उससे नीचे है, तो वहां पर निश्चित रूप से उसे ढका जाना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात यही की जा रही है कि पूरी तरीके से सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए। एक और बात हम इस धारा सेक्शन में पढ़ते हैं, राज्य बनाम विनोद शाह के मामले में कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी कारखाने या कारखानों के समीप गड्ढे की दूरी करीब 400 फीट है और यह सिद्ध नहीं किया गया है कि कारखाने के उस भवन में जहां कोई गड्ढा स्थित है 10 या 10 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे थे, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कारखाने के मालिक ने धारा 33 के उपबंधों का उल्लंघन किया है, जिसमें उसने किसी गड्ढे को ढके हुए नहीं रखा है अथवा उसको घिरा हुआ नहीं रखा गया है। तो आप आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए, अब यहाँ पर धारा 34 से अत्यधिक भार, यहाँ पर यह कहा गया है कि कारखाने में किसी भी व्यक्ति से क्षमता से अधिक भार नहीं उठवाया जाएगा या उसे मजबूर किया जाएगा जो उसके लिए हानिकारक हो, और अगर राज्य सरकार चाहे तो उसके लिए नियम बना सकती है कि किसी प्रौढ़ व्यक्ति को, स्त्री को, तरुण को, बालक को कितना वजन उठाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अगर हम इस एक्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमें यहाँ पर एक निश्चित रूप से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस एक्ट के तहत कितना बढ़िया जो है व्यक्ति विशेष का ध्यान रखा गया है। ठीक है, अगर इसका पूर्णतः पालन किया जाए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं किया जाए और इसके खिलाफ जो है एक बॉडी हो इसको पूरे को विजुलाइज करे, देखे और सजा का प्रावधान करे, तो जो है काफ़ी बेहतर है। अब हम बात करते हैं धारा 35 की, सेक्शन 35 पे, जिसमें बात की गई है आंख की सुरक्षा की। तो सिंपल सी बात है, ऐसे कारखाने जहां पर कुछ इस प्रकार के काम हो रहे हैं जिसमें कि अत्यधिक रोशनी निकलती है या फिर कोई ऐसा कर्मकार है जिसको वहां पर काम करना पड़ता है, तो यहाँ पर है आंखों के संबंध में सुरक्षात्मक के उपाय भी किए गए हैं कि आंखों का ध्यान रखने चाहिए और राज्य सरकार को इस विषय में जो है नियम बनाने चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के चीज़ों में काम कर रहा है तो उसे उपयुक्त चश्मे प्रदान किया जाए। और यहाँ तक भी कहा गया है कि चश्मे प्रदान करने का मतलब बिल्कुल नहीं कि फैक्ट्री मालिक वहाँ पर टांग दे, इनफैक्ट उसके बारे में उसे जो कर्मकार है उसको बताना भी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि उसे इसका इस्तेमाल क्यों करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी कहीं वाद दिए गए हैं, मुख्य रूप से आंखों के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों का जब ध्यान नहीं रखते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, जैसे कि कहीं पर तेज प्रकाश आता है और चिकनी सरफेस से जब वो रिफ्लेक्ट होता है और हमारे आंखों में लगता है तो वो भी हमारे लिए काफी खतरनाक होता है। ठीक है, चाहे हम कारखाना के रिस्पेक्ट में बात करें या सामान्य तरह से बात करें, तो प्रक्रिया के दौरान चटकने वाली चिंगारी टुकड़ों से आंखों को जोखिम होने की संभावना होती है। अति तीव्र प्रकाश भी आंखों पर प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए जो है सावधानी बरती जाए, यहाँ पर यही प्रावधान है। और राज्य सरकार इसके लिए क्या कर सकती है, उपबंध बना सकती है। और साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया है इस एक्ट के तहत कि इसकी जिम्मा भी जो है प्रबंधक पे है, कारखाना है उसके प्रबंधक पर भी इसका उत्तरदायित्व है कि इस प्रकार की चीज़ों का वो ध्यान रखे। तो एक वाद हम यहाँ पर हमें पढ़ना चाहिए, लॉयड बनाम इवांस एंड सन्स के निर्णय से इसकी पुष्टि होती है। चश्मा देने से भी यदि कर्मकार को पूर्ण सुरक्षा नहीं मिलती है तो उसका दायित्व प्रबंधक पर होगा। ठीक है, यहाँ पर दायित्व किस पे छोड़ा गया है, प्रबंधक पर छोड़ा गया है। चश्मों के प्रयोग को बताना, उसके संबंध में सूचना देना आदि को प्रबंधक या कारखाना के दखलदार या स्वामी को देखना होता है, लेकिन यदि इसका उपाय उक्त बातों के बावजूद भी कर्मकार नहीं करता है तो इसके लिए मालिक या प्रबंधक ही जो है उत्तरदायी होगा। तो आई थिंक ये चीज़ की आप समझ गए होंगे। अब सेक्शन 36 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि खतरनाक धूम्र के खिलाफ पूर्व सावधानियां, अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि किसी ऐसे कोष्ठ के कुंड, गड्ढे या किसी कारखाने की किसी ऐसी जगह पर काम कर रहा है जहाँ पर खतरनाक धुआं मिलता है, तो वहाँ पर किसी को भी बनता है तो वहाँ पर किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। और यह साथ में निर्देशित भी किया जाएगा कि वहाँ पर जाना जो है खतरनाक है। और ऐसा तब किया जा सकता है जब इसमें पर्याप्त आकार या मुख्य, यदि मतलब वहाँ पर जाना हो तो कि मुख्य छिद्र या बाहर निकलने के लिए अन्य प्रभावकारी साधन उपबंध हो। तो इस धारा में कहा गया है कि 24 वोल्टों से अधिक वोल्टेज के किसी पोर्टेबल विद्युत प्रकाश का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा। जहाँ विद्यमान धूमों में से प्रज्वलित होने की संभावना हो वहाँ ज्वाला सिद्ध लैंप या प्रकाश के सिवाय किसी अन्य लैंप या प्रकाश से ऐसी बंद जगह में उपयोग में लाने जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अर्थात बंद जगह है, किसी प्रकार का कोई वेंटिलेशन वाला पॉइंट नहीं है, छेद नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर 24 वोल्ट से अधिक वोल्टेज नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। किसी कारखाने की किसी बंद जगह में विद्यमान धूम को हटाने तथा उसे रोकने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे जब तक कि या तो किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा स्वयं परख के आधार पर इस आशय का लिखित प्रमाण नहीं दिया गया हो कि वह स्थान खतरनाक धूमों से मुक्त है और उसमें कर्मकार द्वारा प्रवेश है, या कर्मकार उपयुक्त श्वसन उपकरण नहीं पहने हुए हो और ऐसे रस्से से भलीभांति संलग्न पेटी नहीं बंधी हुई है।
जिस रस्से का खुला सिरा बंद स्थान के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा पकड़ा हुआ है। तो इस चीज़ का यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा। और राज्य सरकार चाहे तो इसके लिए उपबंध बना सकती है, कि नियम बना सकती है कि ऐसे बंद कमरों में कितना न्यूनतम आकार वाला छेद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे एक बात को हमें बताना चाहिए सेक्शन 36 के तहत कि चुन्नू भाई हरिदास बनाम महाराष्ट्र राज्य के निर्णय के अनुसार इस कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में लोगों को प्रशिक्षित तथा अनुभव युक्त बनाना अपेक्षित है। ठीक है, तो लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो सेक्शन 37 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बात की गई है एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल डस्ट गैस एक्सेट्रा, अर्थात जो विस्फोटक या ज्वलनशील धूल गैस आदि के पदार्थ हैं उनके बारे में बात कही है। तो धारा 37 ये कहता है कि यदि किसी कारखाने में अभिनिर्माण प्रक्रिया के दौरान इतनी धूल गैस या वाष्प पैदा होती है जिससे उसके इग्निशन से विस्फोट होने की संभावना हो, तो वहां ऐसे विस्फोटक के निवारण हेतु सभी संभव एवं साध्य उपाय किए जाएंगे। यह कार्य निम्न बातों से पूरा किया जा सकता है: प्रक्रिया के उपाय में लाए जाने वाले यंत्र या यंत्रजाल के प्रभावी परिवेष्टन द्वारा, और ऐसे धूल गैस धूम या वाष्प के हटाने या इकट्ठा होने के निवारण द्वारा, और जो इग्निशन है कि हर संभव स्रोतों से अपवर्जन या प्रभावी परिवेष्टन द्वारा जो है इसका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस प्लांट, टंकी या वासन में कोई विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ है या रह चुका है, उस पर किसी कारखाने में ढालने, पिघलाने, काटने या टाँकने का कार्य जिसमें तापमान का उपयोग होता है, जब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे पदार्थों को उससे उत्पन्न होने वाले धूमों को हटाने के लिए या उन्हें अविस्फोटक अथवा अज्वलनशील बनाने के निमित्त पर्याप्त उपाय पहले न कर लिए गए हो। तो विस्फोटक पदार्थों से संबंधित बहुत जानकारी है, और यहाँ पर भी इससे संबंधित लोगों को जो है प्रशिक्षित होना चाहिए। राज्य सरकार यहाँ पर भी नियम का उपबंध कर सकती है, और मुख्य निरीक्षक की भी जिम्मेदारी होती है कि इस प्रकार का काम अगर कहीं पे हो रहा है तो वो निरंतर गाइडेंस दे और उसको जो है वॉच करें। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार हम बढ़ते हैं सेक्शन 38 की तरफ, जिसमें बात की गई है आग लगने की दशा में पूर्व सावधानियां। धारा 38 कहती है कि प्रत्येक कारखाना में आग लगने पर बच निकलने हेतु विहित उपायों की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर ये मान के चलना है कि अगर आग लग जाती है तो कारखाने का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से हो, अर्थात अगर वहां पर दरवाजे हो तो आसानी से खुलने योग्य होना चाहिए, ऐसा ना हो कि भैया एक दो व्यक्ति से खुले ही ना। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार की व्याख्या की गई है कि यदि निरीक्षक को प्रतीत होता है कि किसी कारखाने में उपबंधित नहीं है तो वह उसके प्रबंधक को लिखित आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है कि किन उपायों को एक निश्चित तिथि तक अंगीकार किया जाए ताकि कारखाने को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप रखा जा सके। धारा 38(2) बोलती है कि कारखाने में किसी कमरे से बाहर जाने के लिए प्रदत्त दरवाजे इस ढंग से तालाबद्ध या अगलाबद्ध नहीं किए जाएंगे जिससे कि अंदर उसे अविलंब और आसानी से न खोला जा सके। ठीक है, तो कहीं इस प्रकार के प्रावधान किए गए और यहाँ पर भी राज्य सरकार जो है इससे संबंधित नियम बना सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार के ही प्रावधान जो है इंग्लैंड के कारखाना अधिनियम में भी किए गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी हद तक हम भी उनसे प्रभावित थे उस समय जब ये लागू हुआ था। चलिए, धारा 39 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बात की गई है दोषपूर्ण भागों का ब्यौरा देने और स्थायित्व का परीक्षण करने की अपेक्षा करने की शक्ति। सेक्शन 39 में पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि निरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि किसी कारखाने में कोई भवन या भवन का भाग या यंत्रजाल ऐसी दशा में है कि वह मानव जीवन या श्रेय के लिए खतरनाक हो सकता है, तो किसी निर्दिष्ट तिथि के पूर्व ऐसे स्पेसिफिकेशन और अन्य विवरणों में दिए जाने जैसा कि इस बात के निर्धारण के लिए आवश्यक हो कि ऐसा भवन या उसका भाग या यंत्रजाल या यंत्र को निरापद रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। आदेश में दी गई रीति के अनुसार ऐसे परीक्षणों को करा सकेगा और परीक्षण के परिणाम निरीक्षण को संसूचित कर सकेगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई। अब बात बढ़ते हैं आगे की तरफ, सेक्शन 40 की बात करते हैं, जिसमें बात की गई है भवनों, ठीक है, भवनों तथा यंत्रों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड मशीनरी। ठीक है, तो ये भवन मतलब बिल्डिंग है जो कि भावना नहीं है। ठीक है, यह प्रतीत होने पर किसी कारखाने का भवन या उसका भाग, मार्ग, यंत्रजाल का भाग इस दशा में कि वह मानव जीवन तथा श्रेय के लिए खतरनाक है, तो निरीक्षक कारखानों के प्रबंधक या दखलदार या दोनों को एक लिखित आज्ञा जो है तामील कर सकेगा और उसके द्वारा उचित रिपेयर या परिवर्तन के किए जाने तक इसके प्रयोग को रोक देगा। तो यहाँ पर इसकी बात की गई है। 1976 के संशोधन द्वारा धारा 40A और B जोड़ी गई है। ठीक है, 1976 में क्या किया, 40A और B जोड़ी गई है। तो
जिसके अनुसार यदि निरीक्षक देखता है कि मरम्मत के कर्मकारों के स्वास्थ्य तथा क्षेम के होने के लिए खतरनाक दशा हो गई है तो वह ऑक्यूपायर, जिसको हम जो है दखलदार भी बोलते हैं, मैनेजर या दोनों को लिखित आदेश देगा कि एक निश्चित तारीख तक उचित उपाय करे। और धारा 40B में सुरक्षा अधिकारी के बारे में बात की गई है कि राज्य सरकार को अधिकार देती है कि वह कारखाने के दखलदार को सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दे। दखलदार सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट संख्या में निम्न परिस्थितियों के आधार पर करने के लिए बाध्य होगा। यदि कारखाने में 1000 या इससे अधिक कर्मकार नियोजित होते हैं या राज्य सरकार की राय में से अभिनिर्माण प्रक्रिया चालू की जा रही है जिसमें कारखाने में नियोजित कर्मकारों को शारीरिक चोट, बीमारी अथवा मनुष्य के शरीर के लिए कोई खतरा पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसके संबंध में सुरक्षा अधिकारियों की यहाँ पर बात कही गई है। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे इस सेक्शन, जो ये वाला पार्ट है उपबंध है, इसकी लास्ट धारा पर, जिसमें कहा गया है 41 में कि राज्य सरकार किसी भी कारखाने, प्रकार या अभिवर्णन वाले कारखाने में नियोजित व्यक्तियों के श्रेय को सुनिश्चित करने के लिए उपबंध की अपेक्षा करने वाले नियम बना सकती है। तो यहाँ पर जो बात की गई है, क्या कही गई है, तो नियम बनाने की शक्ति की बात की गई है, नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो आज की धारा में इतना ही। अब हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में कल्याण के बारे में। तो अगर आप भी स्टूडेंट है या फिर इस एक्ट को पढ़ना चाहते, समझना चाहते हैं, तो शुरुआत से इसके वीडियोस देखिए, आपको बहुत हद तक समझ में आएगा। ये नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।